तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है वो आपका आ जाता है कि जी तनुकरण से आप क्या समझते हैं, अम्लों तथा क्षारों के डाइल्यूशन से आप क्या समझते हैं, व्हाट यू मीन बाय एसिड्स एंड जो बेस हैं आपके उनके जो तनुकरण से यानी कि उनके जो डाइल्यूशन से आप क्या समझते हैं, अम्ल व क्षार के तनुकरण से आप क्या समझते हैं। तो सिंपल सी चीज है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूं। चाशनी तो सबने देखी होगी, चाशनी रसगुल्ले वगैरह में है। अब चाशनी जो है वो थोड़ी सी कंसंट्रेटेड होती है। कंसंट्रेटेड ऐसे कर दिया जाता है कि उसको बनाया जाता है तो पानी और चीनी का जो सॉल्यूशन है उसको कुछ देर गर्म किया जाता है, चीनी को अच्छे से घोलकर पानी की मात्रा कम कर दी जाती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है और मीठा ज्यादा हो जाता है। अब अगर हम लोग इसके अंदर पानी मिला दें तो चीनी की जो मिठास है वो तो रहेगी, लेकिन जो उसकी कंसंट्रेशन है, जो चीनी की जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पानी की मात्रा जो होगी बढ़ जाएगी। ऐसा ही क्या है एसिड्स और बेस के साथ किया जाता है। यानी कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट यू मीन बाय डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, तो हम लोग कह देंगे कि यहां पर यदि हम इफ वी एड द वाटर, यानी कि एडिशन ऑफ वाटर कर रहे हैं, एडिशन ऑफ वाटर कर रहे हैं, एडिशन ऑफ वाटर यानी कि अम्ल और क्षार के अंदर हम क्या करते हैं, जल की मात्रा को बढ़ा देते हैं, यानी कि जल को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जल को हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये किस लिए किया गया, ये बेसिकली किया जाता है सेफ्टी पर्पज के लिए। ठीक है, सेफ्टी पर्पज के लिए क्या किया जाता है, ये सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए ये किया जाता है। कंसंट्रेटेड जो बेस हैं, सांद्र जो बेस हैं, सांद्र जो एसिड्स हैं, कंसंट्रेटेड जो एसिड और बेस है उनमें हाइड्रोजन और OH की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, जो क्या होती है संक्षारक नेचर की होती है, कोरिजन करने वाली होती है, हमें नुकसान पहुंचाने वाली होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब एक्सपेरिमेंट बेस पर लेके जाते हैं तो उसमें थोड़ी सी क्या मात्रा में, अमाउंट में थोड़ा सा क्या करते हैं, वाटर ऐड कर लेते हैं, जिसकी वजह से एसिड का नेचर तो एसिडिक बना रहता है, लेकिन उसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसकी वजह से अगर कोई दुर्घटना घटित होती है लैब के अंदर तो उसमें ज्यादा नुकसान नहीं होता। तो एडिशन तो हमने वाटर का कर दिया, डाइल्यूशन सिंपल सी चीज है, क्या करना है, एसिड या वाटर बेस के अंदर हमें क्या मिला देना है, वाटर मिला देना है। उससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, इफेक्ट किसके ऊपर, कहता है उससे जो आपके हाइड्रोनियम आयन है H3O और जो OH आयन है यानी कि जो हाइड्रोक्साइड आयन है, इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ वाटर या डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस ऑन द H3O या फिर आपका OH आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन का बोल देते हैं। तो आप सिंपल सा याद रखना, बिल्कुल सिंपल सी मात्रा कि इनकी जो कंसंट्रेशन जो होती है, इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हाइड्रोनियम आयन अगर एसिड के साथ जल मिला देंगे तो हाइड्रोनियम आयन कम हो जाएंगे, और अगर बेस के साथ वाटर मिला दिया जाएगा तो आपके क्या हो जाएंगे, OH आयन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया, सेफ्टी मेजर्स को याद रखते हुए, सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, एसिड और बेस का डाइल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन फॉर्म में जहां पर यूज नहीं होता वहां पर हम लोग डाइल्यूशन कर देते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि जब डाइल्यूशन किया जाएगा, मान लो आपके पास कोई बर्तन है, कोई पॉट है और इसके अंदर आपके क्या है, एसिड है, इसके अंदर एसिड है, इसके अंदर एसिड है, तो एसिड के अंदर वाटर मिलाया जाएगा, या दूसरी जो चीज आएगी कि वाटर के अंदर, मान लो ये वाटर है, मान लो ये वाटर का सॉल्यूशन है, हमने जो भी जितनी भी मात्रा में वाटर मिलाना था वो ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें एसिड जो होगा वो मिलाएंगे, अम्ल जो होगा वो मिलाएंगे। दोनों चीजें जो है वो थोड़ी सी डिफर है। जिसने डाइल्यूशन कभी किया नहीं ना, जिसने कभी तनुकरण किया नहीं है, मतलब अगर मैं आपको कह दूं कि इसका तनुकरण कीजिए और आपने जिंदगी में, तो आपके लिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस चीज से। क्या हो गया सर, चीनी के अंदर पानी मिला दिया, पानी के अंदर चीनी मिला दिया, दूध के अंदर पानी मिला दिया, पानी के अंदर दूध मिला दिया, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर अगर आपने ये लापरवाही कर दी तो लैब में एक जबरदस्त दुर्घटना जो होगी वो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, देखिए आप लोग, जब हम लोग एसिड के अंदर वाटर मिलाते हैं तो ये एक रिएक्शन जो बनती है, ये
बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मल रिएक्शन होती है। इसमें एक बहुत बड़ी मात्रा में क्या होगी, ऊष्मा क्षेपण होगा, ऊष्मा को त्यागा जाएगा, जिसकी वजह से ये जो एसिड है ये उत्फुल्लित होकर बाहर आ जाएगा। आपने इस बर्तन को पकड़ा हुआ है, दूसरे बर्तन में आपने वाटर मिला रहे हैं, इस समय पर क्या होगा, ये बाहर आएगा और आपकी बॉडी पर पड़ सकता है, जो लैब की जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है, आपके हाथों को नुकसान पहुंच सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमेशा याद रखा जाता है कि वाटर के अंदर जो है एसिड मिलाया जाए, वाटर के अंदर एसिड मिलाया जाए। हम लोग वाटर ले लेंगे जितनी भी अमाउंट में लेना है, और उसमें फिर एसिड जो मिलाया जाएगा वो धीरे धीरे मिलाया जाएगा। धीरे धीरे मिलाने से क्या होगा, एसिड जो होता है वो गर्म नेचर का होता है, पानी जो होता है वो ठंडे नेचर का होता है। तो धीरे धीरे जब मिलाएंगे तो उससे क्या होगा, वो धीरे धीरे ठंडा होता चला जाएगा और उसका डाइल्यूशन जो होगा वो आसानी से हो जाएगा। इसको आप सिंपल वे में समझ सकते हो। तवे के ऊपर हम लोग देखते हैं, गर्म तवा है, गर्म तवे के ऊपर हम लोग पानी डालते हैं, पानी की बूंदें जो होती हैं वो छनकार मारकर बाहर आती हैं, तवा ठंडा नहीं होता। लेकिन अगर इसी तवे को हम लोग बाल्टी के अंदर, बकेट के अंदर क्या होते हैं, डाल देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, पानी बाहर नहीं आएगा और तवा भी जो होगा वो ठंडा हो जाएगा। ये बेसिक सी चीज है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। तीन चीजें पूछी जा सकती हैं एक एक नंबर के क्वेश्चन के बेस पर कि व्हाट यू मीन बाय डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, दूसरा क्यों किया जाता है, और तीसरा जो है वो जो इनकी कंसंट्रेशन है हाइड्रोनियम आयन, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, और तीसरा कैसे किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अगर ये आप लोग करके देखो तो आपको मिनट में समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, तो समझ लीजिए। एसिड और बेस के अंदर हम वाटर मिलाएंगे, दैट मीन कि हम लोग उनका क्या कर रहे हैं, डाइल्यूफिकेशन कर रहे हैं। दूसरा क्यों कर रहे हैं, सेफ्टी के लिए, ताकि इसे आसानी से यूज किया जा सके, इजी टू यूज बनाया जा सके, किसी भी तरह की कोई दुर्घटना हो। तीसरा क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बन सकती है। चारों चीजों में से ये क्वेश्चन जो होता है वो निकल के आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है, और दूसरा कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है, और बोर्ड के लिए तो है ही भैया इंपॉर्टेंट। और तीसरा जो आ जाता है, कैसे किया जाता है। तो कैसे किया जाता है ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो ये चीजें नहीं पूछी जाएगी आपसे, ठीक। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है कि व्हाट यू मीन बाय डाइल्यूफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद एक जबरदस्त क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आ जाता है। जबरदस्त क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि ये शिक्षा में हर लेवल पर पूछा गया है, हर कंपटीशन में जो है इससे रिलेटेड जो है कोई ना कोई क्वेश्चन जो होता है आता है, और बच्चा जो होता है वो रट्टाफिकेशन के बेस पर क्या करता है, गलतियां कर बैठता है। यहां आपको रट्टा नहीं मारना, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि है क्या चीज है जी। कहता है कि पीएच क्या है, पीएच क्या है, व्हाट यू मीन बाय पीएच, व्हाट इज पीएच, पीएच क्या है, ये है जी क्वेश्चन आपका। तो देखिए आप लोग, पीएच में दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, इसको मैं शाब्दिक अर्थ के रूप में समझाने का प्रयास करता हूं, उसके बाद मैं आपको इसकी जो डिटेल डेफिनेशन है वो भी प्रोवाइड करवाऊंगा। पहले आप शाब्दिक रूप से समझिए, क्योंकि एक बार इसमें क्वेश्चन आया हुआ है। यहां जो पी वर्ड है, पी, ये आप देखना हमेशा स्मॉल लिखा जाएगा, एच जो होगा वो कैपिटल लिखा जाएगा। पी जो है एक जर्मन वर्ड है, एक जर्मन वर्ड है, जर्मनी भाषा का शब्द है, जर्मन वर्ड है, जर्मनी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पुसांस, जिसका अर्थ होता है पुसांस। पुसांस बोले तो पावर, पावर, शक्ति, पावर यानी कि शक्ति, पुसांस। किसकी शक्ति, कहता है एच की शक्ति। एच बोले तो हाइड्रोजन की शक्ति, हाइड्रोजन की शक्ति यानी कि एच की शक्ति, द पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या बात हुई। कहता कोई भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो बना है वो एक्वस सॉल्यूशन होता है, पानी उसमें क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। वाटर को अगर हम लोग देख लेते हैं, वाटर में दो चीजें होती हैं, एच पॉजिटिव, वो एच नेगेटिव, दोनों आपस में मिल जाएंगे और H2O बन जाएगा। तो यहां पर साफ समझ में आ रहा है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर H होता है और OH होता है। तो यहां बात की जा रही है कि pH, हाइड्रोजन किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की शक्ति, हाइड्रोजन आयन की शक्ति को उस विलयन की पीएच कहते हैं, उस विलयन की पीएच कहते हैं, पीएच कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन आ जाती है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एनी सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन।
एक और तरीके से समझाया गया, ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है, कहता पीएच है क्या, व्हाट इज पीएच, तो कह देता है इट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, इट इज ए नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि ऋणात्मक लॉगरिथम है किसका, लॉगरिथम है हाइड्रोजन आयन का। यह दूसरी डेफिनेशन बन जाती है। एक डेफिनेशन आपकी बन जाती है, ये सिंपल सी 10th लेवल के बच्चों के लिए बहुत इजी रहेगी। पीएच वर्ड, पी कहां से आया है तो कहोगे जर्मन भाषा से आया, पुसान से। और दूसरी जो डेफिनेशन है थोड़ी सी हाई डेफिनेशन है, ये बड़ी क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब पीएच को मापा कैसे जाता है, मेजरमेंट ऑफ पीएच, तो कहता है इसके लिए पीएच मीटर यूज किया जाता है, पीएच मीटर का यूज किया जाता है, पीएच स्केल का यूज किया जाता है, पीएच स्केल का यूज किया जाता है। पीएच स्केल दिया गया है सोरेनसन के द्वारा। सोरेनसन एक साइंटिस्ट हुए हैं, सोरेनसन ने पीएच स्केल की कल्पना की, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि पीएच स्केल जो होता है वो होता है 0 से लेकर 14 के बीच में, 0 से लेकर 14 के बीच में। जहां 0 से लेकर 7 तक का जो एरिया रहता है वो रहता है एसिड का, और जो बाद का जो पोर्शन आ जाता है वो आ जाता है 7 से लेकर 14 का जो एरिया रहता है वो रहता है बेस का, यानी कि क्षार का। मैं इस चीज को आपको एक डायग्राम से समझाता हूं, ऐसे रट्टा नहीं मारना आपको। डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से। इसको हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक लेफ्ट से राइट और एक राइट से लेफ्ट। आप जो लेफ्ट से राइट है वहां पर तो लिख दीजिए हाइड्रोजन आयन, और दूसरी तरफ लिख दीजिए OH आयन, यानी कि जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो सारा का सारा एरिया है, ये रिप्रेजेंट करेगा OH को, और इसके ऊपर जो एरिया है वो करेगा OH को। नंबरिंग कर देते हैं 0 to 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14। ये हमने क्या किया, स्केल मेंशन कर लिया। यहां आप देखिए, सबसे पहले हाइड्रोजन आयन को अच्छे से समझना, आप लोग इसको अच्छे से समझना। ना समझ में आए तो आप एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना, कोई बड़ी चीज नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा चीज है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। किसी भी सॉल्यूशन की पीएच क्या है, आसानी से आंसर जो होगा वो देने लायक बन जाओगे। देखो आप यहां पर 0 से जब हम 14 की तरफ चलते हैं, 0 से 14 की तरफ चलते हैं, जो हाइड्रोजनियम आयन है, जो हाइड्रोजन आयन है, उनकी कंसंट्रेशन जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है। इनकी जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम हो रही है, जबकि इसके कंपेयर में OH की जो है वो बढ़ रही है। H कम हो रहे हैं और OH जो है वो क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अगर आप इसे लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो OH जो होंगे वो बढ़ेंगे और H जो होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, अब इसी चीज को आप लोग OH के कंसेप्ट में देख लीजिए। OH अगर 14 से 1 की तरफ जाते हैं तो OH आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके कम होते चले जा रहे हैं, लेकिन H आयन जो हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। जहां H है वहां एसिडिक मीडियम है, जहां H है वहां अम्ल है, जहां OH है वहां पर क्षार है, वहां पर आपका क्या है, क्षार है। जहां OH है वहां क्षार है। और 7 नंबर पॉइंट पर अगर हम लोग देख लेते हैं, 7 नंबर पॉइंट पर OH और H की कंसंट्रेशन बराबर है, यानी कि ये न्यूट्रल है। ये क्या है, न्यूट्रल है। ये तो एक तरह से टकड़ी के जो पाले होते हैं उनकी तरह से हो गया, जहां पर वेट और आपका जो सामान होता है इक्वल वेट के हो जाते हैं, वहां पर क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन आ जाता है, न्यूट्रल आ जाता है। ये जो पीएच होती है ये वाटर की होती है, ये जो पीएच होती है ये वाटर की होती है। वाटर डिस्टिल वाटर भी हो सकता है, आपका नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर भी हो सकता है, टैप वाटर भी हो सकता है। कोई भी पानी होगा उसकी जो पीएच होगी वो 7 होगी। पीने का पानी, आसुत जल, ठीक है, और टैप वाटर, नल का जो पानी है, इनकी तीनों की जो पीएच 7 होती है। जनरली क्वेश्चन जो होता है थोड़ी सा फंसाने के लिए पूछ दिया जाता है, कह देता है कि जो डिस्टिल वाटर है उसका पीएच क्या होगा, जो आसुत जल है उसका पीएच क्या होगा। अब हमने जल की पीएच तो बताई हुई है कि वाटर की जो पीएच होती है, जल की जो पीएच होती है वो क्या होती है, 7 होती है। लेकिन अब ये आसुत जल जो आ गया है, आसुत जल डिस्टिल वाटर आ गया, अब इसकी पीएच क्या होगी। तो पीएच जो है वो याद रख लीजिए, ड्रिंकेबल वाटर, पीने का पानी, आसुत जल,
डिस्टिल्ड वाटर, और साथ के साथ टैप वाटर यानी कि जो हमारे घरों में नल का पानी आता है, इसकी जो पीएच होगी वो 7 ही होगी, न्यूट्रल होगा पीएच, ठीक है। उससे इधर का जो एरिया यहां पर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, OH इन कंपेयर कम है, तो ये सारा का सारा जो एरिया बनता है, ये सारा का सारा जो बनता है वो बनता है एसिड का, यानी कि इस साइड आएंगे आपके अम्ल। तो जब क्वेश्चन नंबर 1 किया था, हमने कहा था कि जो अम्ल होते हैं उनकी पीएच जो होती है वो 0 से लेके 7 होती है, आपको याद आ रहा होगा, तो ये चीज यहीं पर मैंने इसी बेस पर कही थी। दूसरा, अगर बेस की बात कर लेते हैं तो बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेस की जो पीएच होती है, बेस की पीएच जो होती है वो 7 to 14 होती है, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं और OH आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग बेस की बात कर लेते हैं तो बेस में क्या होगा, OH आयन आपको ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, जबकि H आयन जो है वो आपको कम दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो एरिया होगा ये बेस का होगा, क्षार का होगा, यानी कि ये होगा 7 to 14। 7 to 14। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको कोई सॉल्यूशन दे दिया जाता है, कोई सॉल्यूशन दे दिया जाता है A जिसकी pH है 6 और एक सॉल्यूशन दे दिया जाता है B जिसकी pH है 8, और आपको ये बताना है कि इन दोनों सॉल्यूशन में से कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है। सिंपल सी बात है, आंखें बंद करके आंसर आना चाहिए आपको होगी। 0 से लेके 7 तक आ रहे हैं एसिड, तो 6 जो है उसी कैटेगरी में आता है, तो ये आ जाता है आपका एसिड, और दूसरा जो आ जाता है वो आ जाता है बेस, वो आ जाता है बेस, वो आ जाता है बेस। उसके बाद एक बार क्या हुआ कि टेस्ट लिया गया, क्लास के अंदर टेस्ट लिया गया, तो टेस्ट में जो बच्चे ने एसिड और बेस का ये कॉन्सेप्ट लिखा, बिल्कुल आंसर सही। मेरे को जमी उम्मीद नहीं उस बच्चे से, क्योंकि वो जनरली थोड़ा सा क्या है, कम पड़ता था। तो मैंने पूछा बेटा तूने ये कैसे बता दिया कि 6 नंबर पे एसिड आता है और 8 नंबर पे? कहता सर देखो A से एसिड, B से बेस। मैंने कहा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, तू आगे जाके जरूर तरक्की करेगा। तो ऐसा नहीं करना है बच्चों, A से एसिड, B से बेस। यहां पर A सॉल्यूशन है जिसकी pH 6 है, 6 को देखकर बताना है एसिड है, B को देखकर नहीं बताना, 8 को देखकर बताना कि बेस है। अब इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, इसको थोड़ा सा क्या है, टफ बनाते हैं, ठीक है। जनरली टीचर जो होता है वो सरल बनाता है, मैं थोड़ा सा इसको टफ बना रहा हूं, देखिए आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे को पता है जो मेरी ऑडियंस है वो बहुत ही हाई दर्जे की है, उसको ये सारी चीजें जो है वो आसानी से समझ में आ जाती है, मेरी लैंग्वेज को, मेरे पढ़ाने के तरीके को वो पसंद करती है, लाइक करती है, ठीक, तभी तो आप लोग देख रहे हो। तो यहां पर जो है हम लोग देख लेते हैं कि अगर आपको बताना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस, लंबा चौड़ा काम है, समझने का प्रयास करो। यहां पर क्या है, जो विश्वास दर्श दिखाया है उसके ऊपर थोड़े से खड़े उतर जाना। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड, 2 कैटेगरी डाल देते हैं यहां पर, एक तो मैं डाल देता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड, एक मैं डाल देता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा मैं डाल देता हूं वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, 2 कैटेगरी में डिवाइड करना है। देखिए आप लोग, जब आप यहीं पर इसी एरिया में रहिए, यहां पर 0 के पास हाइड्रोजन आयन ज्यादा है या 7 के पास ज्यादा है, तो आप कहोगे कि सर 0 के पास हाइड्रोजन ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो बनते हैं वो ऐसे बनते हैं, यानी कि अगर आप 7 से 0 की तरफ जाओगे तो एसिडिटी जो होगी वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। उसी तरह से अगर आप वापस 0 से 7 की तरफ जाओगे तो एसिडिटी कम होती जाएगी, यानी कि 0 से 7 की तरफ जाने पर एसिड जो होते हैं वो वीक बनते हैं। उसी तरह से बेस की बात कर लेते हैं, तो बेस में जैसे ही आप 7 से 14 की तरफ जाते हैं OH बढ़ता है, यानी कि ये जो होंगे ये क्या होंगे, आपके स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, और अगर वापस आओगे तो ये क्या होंगे, आपके वीक बेस होंगे। इसीलिए इसी के आधार पर एक क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि कोई सॉल्यूशन दिया गया है A, B, C, D, E, ये 5 सॉल्यूशन दिए गए हैं, 5 सॉल्यूशन दिए गए हैं। एक की pH जो है वो 1 है, एक की pH जो है वो 7 है, एक की pH जो है वो 6 है, एक की pH जो है वो 8 है, एक की pH जो है वो 14 है। अब आपको ये बताना है कौन बेस है कौन एसिड है। अगर एसिड और बेस बताना है तो बिल्कुल सिंपल बता दोगे सर ये एसिड है, ये भी एसिड है, जबकि ये दोनों जो हैं वो बेस हैं और 7 नंबर पे न्यूट्रल है। लेकिन मैंने यहाँ क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैंने ये पूछा कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन। कमेंट में जरूर लिखना जिसको ये आंसर पता है, मैं ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। आप ये मेरे को बताओगे, कमेंट में मेरे को बताओगे कि कौन सा जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन जो है वो क्या है वीक एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन वीक बेस है।
तो ये पीएच का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बिल्कुल सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैनिक जीवन में पीएच या फिर यूज ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। ये जो क्वेश्चन है ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 10th क्लास के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जो होता है वो हर साल इसमें से पूछा जाता है। यहां पर हम लोग इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला जो होगा वो होगा एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, एसिड रेन, एसिड रेन। दूसरा जो पोर्शन होगा वो होगा टूथ डिके यानी कि दंत क्षरण, और तीसरा जो होगा वो स्टमक में जो अम्लीयता होती है या फिर अमाशय में जो अम्लीयता होती है, एसिडिटी इन स्टमक, उसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को एसिड रेन के बारे में बताता हूं जल्दी से। देखिए एसिड रेन आपकी जो नोट्स हैं उसमें तो, आपकी जो बुक है उसमें तो इतना ही लिखा गया है कि यदि जो रेनी वाटर है, जो बारिश का जो पानी है जो बरस रहा है ऊपर से, उसकी पीएच 5.6 से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। मैं आपको बताता हूं कि एसिड रेन का मेन कारण क्या है और एसिड रेन से नुकसान क्या है। एसिड रेन का जो मेन कारण बताया गया वो एक तो बताया गया है कि आपके जो कारखाने हैं, जो आपकी फैक्ट्रीज हैं, उनके अंदर जो फ्यूल बर्निंग हो रही है, और दूसरे जो आपका ईंधन जलाया जा रहा है, किसमें, व्हीकल्स के अंदर, यानी कि जो वाहनों के अंदर जो ईंधन को क्या किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, तो वहां पर कुछ हानिकारक गैसें जो होती हैं वो निकलती हैं, जो वायुमंडल में जाती हैं, जिनमें से है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये गैसें क्या करती हैं, जब वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाती हैं तो वहां उपस्थित वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, आपके एसिडिटी जो होती है वो वाटर की बढ़ जाती है। और जब ये एसिड रेन जो होगी ये बारिश की फॉर्म में जमीन पर आएगी तो उससे क्या होगा, प्लांट्स को नुकसान पहुंचेगा, पादपों को नुकसान पहुंचेगा, दूसरे जो एनिमल्स हैं, जीव जंतु हैं, उनको नुकसान पहुंचेगा। और तीसरी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, हिस्टोलॉजिकल जो इमारतें हैं, हिस्टोलॉजिकल जो बिल्डिंग्स हैं, उनको क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। जिसमें सबसे ज्यादा जो नाम आता है वो आपके ताजमहल का आता है, ताजमहल। अब ताजमहल क्यों नुकसान पहुंच रहा है, ताजमहल के ऊपर जब एसिड रेन का इफेक्ट पड़ता है तो उसका रंग जो है वो पीला हो रहा है। ताजमहल जो बना हुआ है वो मकराना के मार्बल से मिलकर मार्बल से बना है, जिसका फॉर्मूला होता है संगमरमर का फॉर्मूला CaCO3। CaCO3 के साथ जब एसिड रिएक्शन करेगा तो इसका जो रंग होगा वो क्या हो जाएगा, पीला पड़ जाएगा। दूसरी जो चीज आ जाती है वो आ जाती है दंत क्षरण। दूसरी जो चीज आ जाती है वो आ जाती है दंत क्षरण, जिसको आप लोग बोल देते हो टूथ डिके, टूथ डिके, टूथ डिके। जिनको इन क्वेश्चन का आंसर पता है वो फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डालेंगे कि टूथ डिके जो है उसका मेन कारण क्या है। टूथ डिके का जो कारण है वो है आपकी कैविटी, दांतों के अंदर जो खाली स्थान बचे हैं वहां हम लोग क्या करते हैं, जब भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद जब ब्रश नहीं करते, रात को सोते समय ब्रश नहीं करते रात को सोते समय, तो वो जो कैविटी है उसके अंदर क्या हो जाते हैं, वो दांत के अंदर जो फूड पार्टिकल होते हैं, भोजन जो होता है वो फंसा रह जाता है, जहां क्या होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो जनरेट होते हैं, और बैक्टीरिया जब जनरेट होते हैं जिससे क्या हो जाते हैं, दांत जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खराब होने लगते हैं। दांत जो होते हैं वो खराब होने लगते हैं। खराब कैसे होते हैं, दांतों के ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसे कहते हैं इनेमल, जिसे कहते हैं इनेमल। ये हमारी बॉडी का, या यूं कहो कि जीव जगत का, प्राणी जगत का, एनिमल किंगडम का सबसे कठोर आपका सबस्टांस है, जो जिसके अंदर क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ क्या होती है, वाटर होती है। मिनिमम अमाउंट जो होती है वो क्या होती है, वाटर की होती है। मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर की होती है, तो ओनली 3% जो होता है वो वाटर इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, हार्डेस्ट होता है। ये दांत के ऊपर क्या करता है, कवरिंग बना के रखता है, जिससे हमारे दांत जो होते हैं वो सेफ रहते हैं। लेकिन बैक्टीरिया जनरेट होने की वजह से माउथ की जो एसिडिटी होती है वो बढ़ जाती है। एसिडिटी जो होती है वो आपकी 5.6 तक पहुंच जाती है, और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि आपके जो दांत होंगे वो खराब होने लग जाएंगे। तीसरी जो चीज आ जाती है, तीसरी जो चीज आ जाती है, एसिडिटी इन स्टमक, एसिडिटी, एसिडिटी इन स्टमक। जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया है, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको पढ़ाया वो समझ में आता है तो कमेंट करके बताएं, ये मेरे लिए मोटिवेशनल होता है। एसिडिटी इन स्टमक की अगर बात कर लेते हैं, यानी कि अम्ल जो है, उदर की अम्लीयता, उदर
की अम्लीयता, उदर की अम्लीयता। देखिए आप लोग, इसको मैं लेसन नंबर 6 में भी अच्छे से समझाऊंगा। हमारा क्या है, हमारी बॉडी के अंदर पाचन तंत्र, आहार नाल का एक मेन हिस्सा होता है, एलिमेंट्री कैनाल का एक मेन हिस्सा होता है जो बैग लाइक स्ट्रक्चर बनती है, दैट इज कॉल्ड स्टमक। आपने बहुत सारी एंटी एसिड की जो शीशे होते हैं, जो टैबलेट्स जो आती हैं या बोतलें जो आती हैं, उनके ऊपर ये वाला डायग्राम जो होगा वो बना हुआ देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो ये जो है, ये हमारा क्या है, स्टमक है। ये हमारा जो क्या है, स्टमक है। ये हमारा आमाशय है, यही हमारा उदर है। यहां पर भोजन का पाचन किया जाता है, भोजन को रोका जाता है लगभग 2.5 घंटे के लिए, लगभग 2.5 घंटे के लिए यहां पर भोजन को रोका जाता है। और फिर क्या किया जाता है, इसमें HCl को मिलाया जाता है, HCl को सीक्रेट किया जाता है। HCl को सीक्रेट करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें चीफ सेल, ऑक्जेंटिक सेल या मुख्य कोशिका बोला जाता है। ये लेसन नंबर 6 के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां पर नहीं पूछेगा, लेकिन यहां पर कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि HCl तो एक एसिड है, हमारी बॉडी में कहां से सीक्रेट हो रहा है। जी हां, बिल्कुल, एसिड जो होता है वो सीक्रेट होता है, और ये थोड़ी मोड़ी अमाउंट में नहीं होता है। इसकी जो अमाउंट होती है 1.5 to 1.6 लीटर पर डे, एक दिन में 1.5 लीटर HCl जो होता है वो सीक्रेट किया जाता है हमारे स्टमक के द्वारा। किस लिए, ताकि भोजन को आसानी से पचाया जा सके, भोजन को डाइजेस्ट किया जा सके। डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है वो क्या होता है, यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन आप लोगों को यहां पर ये चीज देखनी है कि जब हम लोग कभी हैवी फूड ले लेते हैं या अनडाइजेस्टेबल फूड ले लेते हैं, तला हुआ भोजन खा लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, HCl को ज्यादा सीक्रेट होना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टमक में एसिडिटी जो होती है वो जनरेट हो जाती है। ये है स्टमक की एसिडिटी। अब इसको मेंटेन कैसे किया जाए, तो एंटी एसिड यूज किए जाते हैं इसके। स्टमक की एसिडिटी को कम करने के लिए आप लोग यूज कर सकते हो एंटी एसिड। बुक के पीछे की तरफ जाओगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एसिडिटी को कम करने के लिए आप कौन सी मेडिसिन का यूज करोगे। उसमें एंटीसेप्टिक है, एंटी एलर्जिक है, एंटी एसिडिक है। तो यहां पर आपको याद रखना है, एंटी एसिडिक जो होती हैं मेडिसिन, उनका ही यूज करना होता है। एंटी एसिडिक जो मेडिसिन होती हैं उन्हें कहते हैं प्रति अमल। जब मैं आप लोगों को एसिड की डेफिनेशन बता रहा था तो वहां पर मैंने एंटी एसिड की, यानी कि जो एसिड का विपरीत है, एसिड का जो क्या है, उल्टा है, एसिड के जो विरोध करेगा, ये एसिडिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। कहता कोई एक बढ़िया सा उदाहरण बता दीजिए, तो ये है आपका मैग्नीशियम, MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे आप लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यही है जो बहुत सारी एंटी एसिड जो मेडिसिन होती हैं उनमें क्या होता है, इसका यूज किया जाता है बड़े स्तर पर। इसकी वजह से क्या होगी, इसकी जब डोज देते हैं तो उसकी वजह से एसिडिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और आपको होती है राहत मिल जाती है। इसके अलावा एक और चीज का यूज किया जा सकता है, इनो के बारे में तो आप लोगों ने, एक कमर्शियल ब्रांड है, इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है एज ए मेडिसिन, ठीक है। इसका काम भी क्या है, एसिडिटी को कम करना है। ये एसिडिटी कैसे कम करती है, जब मैं आप लोगों को बेकिंग सोडे के बारे में बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि इनो जो होती है वो किस प्रकार से हमारी एसिडिटी को क्या कम कर देती है। वहां पर वो कैसे 6 सेकंड में काम जो है वो स्टार्ट कर देती है। तो ये जो यहां पर आपका जो टॉपिक कंप्लीट होता है कि दैनिक जीवन में जो पीएच है उसका क्या यूज है, यूज ऑफ डेली लाइफ में जो पीएच है वो क्या यूज दे रहा है। तो यहां पर इसमें बेसिकली 3 पॉइंट आते हैं। पहला जो आता है वो आता है एसिडिक रेन, जो एक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। दूसरा आ जाता है टूथ डिके, जो बेसिकली बच्चों में होती है, रात को सोते समय जो है ना ब्रश करना चाहिए, दांतों को साफ करना चाहिए। और तीसरी जो चीज आ जाती है वो एसिडिटी इन स्टमक। बढ़ती उम्र के साथ एसिडिटी भी जो है स्टमक में बढ़ने लगती है, ठीक है। डाइजेशन जो होता है वो गड़बड़ा जाता है। बुजुर्ग लोग जो रहते हैं वो इससे ज्यादा परेशान रहते हैं। तो यहां पर इसकी जो मेन वजह है वो मैंने आप लोगों को बता दी। स्टूडेंट, उसके बाद जो आपका क्वेश्चन बन जाता है वो बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CaSO4.12H2O। तो इसका जो साइंटिफिक नेम बनता है वो बनता है कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट CaSO4.12H2O। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। कहता है इसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं। फॉर्मेशन करते हैं उसका हीटिंग ऑफ जिप्सम। जिप्सम को यदि हम गर्म कर देते हैं, गर्म करने के लिए आपको टेम्परेचर चाहिए 273 से 373 केल्विन के बीच में।
तो इसमें से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो होता है निकल जाता है। जिप्सम जो होता है जमीन के अंदर से खनिज के रूप में प्राप्त किया जाता है और इसका जो मेन स्रोत है वो राजस्थान का जो पश्चिमी एरिया है वो ज्यादा है, इसलिए राजस्थान बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये क्वेश्चन जो है बन जाता है CaSO4, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O, 2H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो यहां पर 2% होते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, जिप्सम को गर्म करते हैं, जब हम लोग जिप्सम को गर्म करेंगे तो जिप्सम को गर्म करने पर 273 से 373 केल्विन टेम्परेचर पर तो क्या हो जाता है, आपका पीओपी जो होता है वो क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। समझाने के लिए इसको मैं बता देता हूं कि जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट है ये। हमने क्या किया, इसको गर्म किया। गर्म करने के लिए हमने वही टेम्परेचर यूज किया है, 273 से 373 केल्विन टेम्परेचर यूज किया है, जिसकी वजह से बना CaSO4 कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट यानी कि 2H2O। और वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डेड बाहर आ जाते हैं। अब 1.5 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हमने इसको डबल कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 2 और समीकरण होगी आपकी, केमिकल इक्वेशन जो होगी वो बैलेंस होगी। तो ये है जी आपकी पीओपी। पीओपी का यूज क्या है, तो पीओपी का जो यूज है वो 3 जगह यूज किया जा सकता है। पहले तो जो है वो मेडिकल फील्ड में यूज किया जा सकता है, हड्डियां वगैरह जो जोड़ने के लिए प्लास्टर का यूज किया जाता है वो है। दूसरा जो है बिल्डिंग मटेरियल सामान है, जो सजावट वगैरह करवाई जाती है पीओपी से, उसके लिए किया जा सकता है। और तीसरा जो है वो स्टेच्यूज वगैरह फॉर्मेशन के लिए किया जाता है, यानी कि जो आपकी मूर्तियां वगैरह होती हैं उनको भी बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब एक क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका कि जो पीओपी है उसको आप हमेशा एयर टाइट कंटेनर के अंदर क्यों रखोगे या वाटर से दूर क्यों रखोगे। तो सिंपल सी बात है, जो पीओपी है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करके हार्ड हो जाती है, जिससे उसकी इकोनॉमिक वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसका यूज नहीं किया जा सकता। इसलिए पीओपी को हमेशा किस में रखा जाएगा, ऐसे कंटेनर में रखा जाएगा जहां वाटर से उसकी क्या हो जाए, डिस्टेंस बनी रहे, नमी से वो दूर रहे। तो यहां पर लेसन नंबर 2 के जो हमने मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए, जो रिएक्शन थी वो कंप्लीट कर ली। आई होप कि आपको मजा आया होगा समझने में। बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग लेसन नंबर 3 को करेंगे। लेसन नंबर 3 की भी वीडियो जो है वो जल्दी अपलोड होने वाली है, तो आप लोग उसके साथ कंसंट्रेशन बनाए रखिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपके उज्जवल भविष्य की। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर